प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 मैथ एनसीईआरटी के पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का अध्ययन करेंगे। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या को जानने के पहले आपको कई संख्याओं का ज्ञान होना आवश्यक है, तब आप वास्तविक संख्या की परिभाषा जानिएगा। वैसे तो वास्तविक संख्या की परिभाषा होती है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट के बीच जितनी संख्याएं होती हैं वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसमें प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, सम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद पूर्णांक। जब इन सभी का अध्ययन कर लेंगे तब हम वास्तविक संख्या पे आएंगे। तब हमें इस चैप्टर को पढ़ने में समझ में आएगा और इसके जो मूलभूत नियम हैं वे आपको समझ में आएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये सब आप पढ़े हैं, बस हमें आपको रिवीजन कराने हैं। प्राकृतिक संख्याएं, गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब गिनती आप कहां से प्रारंभ करते हैं? 1 से। 1 2 3 4 डैश 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 n। तो ये सभी संख्याएं, गिनती की ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसे हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। अंग्रेजी में नेचुरल नंबर इसे कहते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अगर बात किया जाए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या n है। n को आप जहां तक मेजर कर लीजिए। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो मुझे उम्मीद है प्राकृतिक संख्या आपको समझ में आई होगी कि गिनती की वे सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। 1 से छोटी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को सम्मिलित कर दें तो जो समूह प्राप्त होता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात हम इसमें शून्य को सम्मिलित कर दें प्राकृतिक, तो जो ये समूह प्राप्त होता है इसी को ही हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे अंग्रेजी में होल नंबर के नाम से जानते हैं। तो सबसे छोटा, अगर सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात किया जाए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वह 0 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। इसके बाद सम संख्याएं, विषम संख्याएं, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। सम संख्या की परिभाषा, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हों, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 10 डैश 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 2n पदों तक। मतलब जो भी संख्या मिलेगी वह 2 के गुणज के रूप में होगी। जो भी संख्या होगी, 2 है तो 2 इकाई 2, 4 है तो 2 दूनी 4, 6 है तो 2 तिया 6, 8 है 2 चौक 8, ऐसे ही n पद भी 2 के गुणज के रूप में होंगे। तो हम पूछें कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है? तो सबसे छोटी जो सम संख्या होती है वह 2 होती है। सबसे छोटी सम संख्या, तो प्यारे बच्चों, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। और इसका n, अंतिम संख्या अगर बात करें तो 2n के पदों में हम व्यक्त करते हैं। इसके बाद है विषम संख्याएं।
इसकी परिभाषा क्या है? इसी के अपोजिट है कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं उसे हम विषम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं उसे हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ... 2n + 1 पदों तक। अब देखिए n का मान 1 रख दें तो यहाँ 3 मिलेगा, 2 रख दें तो 5 मिलेगा, 3 रख दें तो 7 मिलेगा। इसी प्रकार से इसका n जो पद होता है 2n + 1 के रूप में होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या और विषम संख्या समझ में आई होगी। यहाँ भी अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन है, तो सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी जो विषम संख्या होती है वो 1 होती है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। तो प्यारे बच्चों, इसे आप परिभाषा नोट कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला बिंदु है वह है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्याएं, देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्याएं। और दूसरा बिंदु है अभाज्य संख्याएं। देखिए इसकी परिभाषा होती है भाज्य संख्या की, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाज्य हों उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं मतलब होता है खुद वही संख्या। तो वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाज्य हों भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्याएं 4 होती है, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 इत्यादि। कैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है? तो जो 4 का गुणनखंड होता है यह 1 भी होता है, 2 भी होता है और 4 भी होता है। तो परिभाषा दिया गया है कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाज्य हों, विभाज्य मतलब कट जाए पूरा, तो वे संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। तो मुझे उम्मीद है कि भाज्य संख्याएं समझ में आया होगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्याएं 4 है। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित हो जाएं उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब आते हैं अभाज्य संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, पूरे चैप्टर में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे सॉल्व किए जाते हैं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा सुनिए। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित न हो। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाज्य न हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17, 23, 29, 31, 37,
41, 43, 47। तो 1 से लेके 50 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या 15 होनी चाहिए, 15 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक कोई मिस हो रहा है। 2 3 5 7 11 13 17 19, 19 होता है, ये मिस हो गया। तो कभी कभी प्रश्न में पूछ देता है कंपटीशन वाले पेपर में कि 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 से लेके 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, जबकि 1 से लेके 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, जो कि नीचे दिया गया है। अब इसके आगे आप निकाल लीजिएगा, यह मैंने 15 संख्याओं को लिखा है, संख्याएं। अब आप 50 से लेके 100 के बीच में, 50 से लेके 100 के बीच में 10 संख्याएं होती हैं, इसे आप निकाल लीजिएगा। तो 15 और 10 जोड़ेंगे तो कुल 25। 1 से लेके 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। बहुत से कंपटीशनल पेपर में पूछता है कि 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 से लेके 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, जबकि 1 से लेके 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 50 से लेके 100 तक कुल 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की परिभाषा समझ में आई होगी। यहाँ जो 2 है यही सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यह 2 समभी है और अभाज्य भी है, तो ये सही है कि 2 जो है यह समभी संख्या होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी होती है। तो पुनः हम रिपीट कर दे रहे हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाज्य हो जाएं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 4 6 8 डैश डैश डैश। और अगला अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाज्य न हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 डैश डैश डैश। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। तो प्यारे बच्चों, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद जो अगला बिंदु है एक पूर्णांक है, इंटीजर, जिसका हमें अध्ययन करना है। पूर्णांक, ये सब बातें न बताई जाए तो यह चैप्टर में अगर आपके पास पूर्व कक्षाओं का पर्याप्त ज्ञान है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इस चैप्टर को भली भांति समझ नहीं पाएंगे। इस नाते सभी संख्याओं का ज्ञान होना इस चैप्टर के लिए आवश्यक है। जो अगला बिंदु है पूर्णांक, जिसे अंग्रेजी में हम इंटीजर कहते हैं। पूर्णांक जिसे हम z से प्रदर्शित करते हैं। यदि z के ऊपर प्लस लिखा है, ऐसे प्लस लिखा है, तो हम इसे पढ़ते हैं पॉजिटिव इंटीजर। यदि इसे लिखा हो z पे माइनस, इसे कहते हैं निगेटिव इंटीजर। यदि लिखा हो z पे 0, तो इसे कहते हैं जीरो इंटीजर। ये होता है पॉजिटिव इंटीजर। अभी परिभाषा होता है पॉजिटिव इंटीजर। ये होता है निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर ऐसे कहते हैं जीरो इंटीजर। तो प्यारे बच्चों, आपने कक्षा 6 में संख्या रेखा पढ़ा होगा भली बात से। इधर जो होता है प्लस अनंत होता है, इधर जो होता है माइनस अनंत होता है, बीच में प्लस बीच में जीरो होता है। यदि हम दाएं तरफ आगे बढ़ते हैं शून्य के, तो हमें पॉजिटिव संख्या प्राप्त होती है। और यदि हम जीरो से बाएं तरफ जाते हैं तो हमें निगेटिव संख्याएं प्राप्त होती है। तो प्यारे बच्चों, इंटीजर 3 प्रकार के होते हैं। इंटीजर 3 प्रकार के होते हैं। पहला ऋणात्मक
पूर्णांक, दूसरा शून्यात्मक पूर्णांक, शून्यात्मक पूर्णांक, और तीसरा जो है यह है धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जो पूर्ण होती हैं। पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जो पूर्ण होती हैं। पूर्ण का मतलब यह है कि पूर्णांक कभी फ्रैक्शन में नहीं होता। पूर्णांक जब भी होता है या तो प्लस 1 2 3 4 5 6 डैश डैश होगा, या तो माइनस 1 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5, लेकिन कभी 1.5 ये पूर्णांक में नहीं आता। अर्थात पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जो परफेक्ट हो, जो पूर्ण हो, जो क्या हो, पूर्ण हो, उसी को हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्यात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक एग्जांपल -1 -2 -3 -4 डैश डैश डैश। शून्यात्मक पूर्णांक शून्य, केवल शून्य होता है, शून्य न तो प्लस होता है न तो माइनस होता है, शून्य सिर्फ शून्य होता है। धनात्मक पूर्णांक +1 +2 +3 +4 +5 डैश डैश डैश, परंतु 1.5 अगर लिखा जाए तो ये पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक संख्याएं पूर्ण होती है। आगे इसका यूज आएगा, इस आदेश को नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है परिमेय संख्याएं, सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु यही है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय, एक चीज और पहले जान लीजिए, सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं बहुत इंपॉर्टेंट। सहअभाज्य संख्याएं बहुत बार आएगा इस चैप्टर में, तो जान लीजिए क्या होती हैं। सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका में से केवल एक हो। वे संख्याएं जिनका में से केवल एक हो उसे हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 3, यह आपस में सहअभाज्य संख्या है। कैसे है? दोनों का अगर में से निकाला जाए तो 1 मिलेगा। अगला 2 और 5, ये आपकी सहअभाज्य संख्याएं हैं, इनका में से 1 आएगा। 5 3, यह आपकी सहअभाज्य संख्याएं हैं। मतलब वे संख्याएं जिसका में से महत्तम समापवर्तक 1 प्राप्त हो उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। या सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 7 और 9, ऐसे बहुत सी संख्याएं हैं जिसका में से या उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो। तो मुझे उम्मीद है कि सहअभाज्य संख्याएं आपको समझ में आई। अब जो बिंदु है सबसे ज्यादा पूछा जाता है, परिमेय संख्याएं। देखिए परिमेय संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं रेशनल नंबर। इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। प्यारे बच्चों, इसकी परिभाषा होती है परिमेय संख्याएं की, परफेक्ट परिभाषा बोल रहा हूं। वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके। वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके तथा Q का मान 0 के बराबर न हो। किताबों में सिर्फ यही चीज लिखा रहता है, वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, Q का मान 0 के बराबर न हो, परिमेय संख्या होती है। लेकिन ये परिभाषा अपूर्ण परिभाषा होती है। परफेक्ट परिभाषा क्या है, देखिए, वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, Q का मान 0 के बराबर न हो और P और Q, दोनों पूर्णांक हो।
क्या हो, पूर्णांक। P और Q दोनों पूर्णांक, केवल एक नहीं, P भी पूर्णांक हो और Q भी पूर्णांक हो। अगला P व Q दोनों सहअभाज्य संख्याएं हों। इतना अगर उपलब्ध है कंडीशंस, तब हम कहेंगे कि दी गई संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। अर्थात वे संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, Q का मान 0 के बराबर न हो, P और Q दोनों पूर्णांक हों, P व Q दोनों सहअभाज्य संख्याएं हों, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल परिमेय संख्या का 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, करड़ी में 25, करड़ी में 16, 22/7 -1/2, 3/5 इत्यादि etc। अब आप कहेंगे सर एक P बटा Q के रूप में नहीं है, इसे हम 1/1 लिख सकते हैं, इसे 2/1 लिख सकते हैं, इसे 3/1 लिख सकते हैं, इसे 4/1 लिख सकते हैं, इसे 5/1 लिख सकते हैं। और करड़ी में 25 का मान 5 होता है, प्लस माइनस 5, या तो पॉजिटिव लीजिए या तो निगेटिव लीजिए, दोनों आपस में क्या है, एक इंटीजर है। तो यहाँ पे जितने भी मैंने पॉइंट यहाँ दर्शाया हुआ है कि वे संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, देखिए उपलब्ध है। Q का मान 0 के बराबर न हो, देखिए Q का मान 0 के बराबर नहीं है। P और Q दोनों पूर्णांक हो, देखिए दोनों पूर्णांक हैं कि नहीं, सारी संख्याएं P और Q क्या है, पूर्णांक है। ये जो करड़ी में 25 लिखा है ये पूर्णांक है, क्योंकि इसका मान प्लस माइनस 5 होता है। और P और Q दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, 1 और 1 का, 1 2 1 का, 1 3 1 का, 1 4 1 का, 1 5 1 का, सबका क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब यहाँ आपको लग रहा होगा 22/7, तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। यह उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा बार बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है जिसमें पाई भी देगा और 22/7 भी देगा। तो प्यारे बच्चों कंफ्यूज मत होइएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। तो आप इसे नोट करें। दूसरा चीज नोट है, नोट ध्यान दीजिए, इसमें है कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होते हैं। तो यहां आपके दिमाग में आ रहा होगा कि शून्य भी एक परिमेय संख्या है, तो है। अगर पूछा जाए कि शून्य कैसी संख्या है, तो शून्य जो एक परिमेय संख्या होती है। क्यों? शून्य को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1, 0/1। देखिए Q का मान 0 के बराबर नहीं है, P और Q दोनों पूर्णांक हैं, शून्य भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, तो 0 एक परिमेय संख्या होती है। तो नोट कर लीजिए। अगला जो बिंदु है अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, इसकी परिभाषा होती है वे संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सके, और यहां भी Q का मान 0 के बराबर न हो,
यहाँ भी Q का मान शून्य के बराबर न हो। लेकिन तीसरी जो मेन कंडीशंस होनी चाहिए, P और Q दोनों में केवल एक ही पूर्णांक, P और Q दोनों में केवल एक ही, अब चाहे वो P हो चाहे Q हो, कोई एक ही पूर्णांक होना चाहिए। P और दोनों में केवल एक ही पूर्णांक हो, दोनों पूर्णांक में हो, या दोनों पूर्णांक न, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसकी परिभाषा है कि जिसे P बटा Q के रूप में न लिखा जा सके, Q का मान शून्य के बराबर न हो, P और Q दोनों में केवल एक ही पूर्णांक हो या दोनों पूर्णांक न हो, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, 1 बटा करड़ी में 2, 1 बटा करड़ी में 3, पाई इत्यादि। ये सभी संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय। कैसे हैं देखिए, इसे आप लिख सकते हो, बताइए। परंतु ये जो करड़ी में 2 है, 1 है, ये P है, ये Q है। देखिए Q पूर्णांक है, लेकिन करड़ी में 2 पूर्णांक नहीं है। करड़ी 3 बटा 1 Q पूर्णांक है, परंतु P पूर्णांक नहीं है। करड़ी 5 ये पूर्णांक नहीं है। तो मैंने बताया है परिभाषा कि जिसे P बटा Q रूप में न लिखा जा सके, Q का मान शून्य के बराबर न हो, और P Q दोनों में केवल एक का पूर्णांक, दोनों पूर्णांक में हो। देखिए इन सभी संख्याओं में P और Q में केवल एक ही पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है पाई। तो यही एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से पाई कैसी संख्याएं हैं, परिमेय की अपरिमेय की भाज्य की सम। तो आप याद रखिए कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या होती है। नोट करें। इसके बाद अब आते हैं जो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। अब यहां से आपका चैप्टर शुरू हो रहा है। यदि इसके पहले ये सब न बताया जाए तो इस चैप्टर में अगर आपके पास पूर्ण ज्ञान है तब तो समझ में आएगा, नहीं तो ये चैप्टर नहीं समझ में आ सकता है। इस नाते सबसे पहले संख्याओं का अध्ययन कराया जाता है। अब आप देखिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या, खासकर ये चैप्टर बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, ये भी समस्या है। थोड़ा थ्योरेटिकली इस चैप्टर में है, इस नाते आप परफेक्ट इसके बारे में नॉलेज लीजिए, तब देखिए आपको कैसे समझ नहीं आता है। तो वास्तविक संख्याएं की परिभाषा होती है कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप, मतलब वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी उपलब्ध होती है और अपरिमेय संख्याएं भी उपलब्ध होती हैं, उनके सम्मिलित रूप को यानी कि उनके संयुक्त रूप को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर एक वन लीनियर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि रियल नंबर इक्वल रेशनल नंबर्स प्लस इर्रेशनल नंबर। अर्थात परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो संयुक्त रूप होता है उसी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर्स। अगर हम कहें कि वास्तविक संख्या में क्या क्या आ सकता है तो एक लाइन में आप कह सकते हैं कि माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के बीच, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के बीच जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे आप -1/2, 1 बटा करड़ी में 2, 1 बटा करड़ी में 5, -1/2, 22/7 पाई, सब कुछ लिख दीजिए जो भी आपको लिखना हो, 1/2 डैश डैश डैश। सभी संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्याएं। तो
तो प्यारे बच्चों ये चैप्टर यहीं से शुरू हो रहा है। इसके बाद इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो अब इसके बाद यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है? इस प्रमेयिका के अनुसार यूक्लिड एक गणितज्ञ थे जिन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जानते हैं। तो यह इन्होंने क्या नियम प्रतिपादित किया इसको ध्यान से देखिएगा। आप इसे बेसिक कक्षाओं में पढ़े भी हो, लेकिन अब यहाँ पे इसका एक स्टेटमेंट के रूप में दिया है। तो इस प्रमेयिका के अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों, मतलब कोई दो धनात्मक पूर्णांक है a और b, क्या है a और b के लिए दो पूर्ण संख्याएं, दोनों संख्या क्या हो पूर्ण, पूर्ण मतलब दशमलव में नहीं होनी चाहिए, दो पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार विद्यमान होगी कि a बराबर bq प्लस r, जहां 0 इज लेस आर इक्वल r इज लेस देन b, अर्थात 0 का मान r से बराबर होगा या r से छोटा होगा, परंतु भाजक से r का मान कम होगा, या 0 का मान शेषफल के बराबर भी हो सकता है और जो शेषफल है वह शून्य से जो शेषफल है जो भाजक से क्या होगा छोटा होगा। अब इससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अभी देखिए यहां से आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा कि आप पढ़े हैं भाजक भाज्य भागफल शेष। हम किसी संख्या में जब भाग देते हैं तो जिस संख्या से भाग दी जाती है उसे हम भाजक कहते हैं, जिस संख्या में दी जाती है वो संख्या भाज्य कहलाती है, और कितने बार वो भाग गई उसे हम भागफल कहते हैं, अंत में क्या बचा उसे हम शेषफल कहते हैं। तो हम भाज्य को स्मॉल a से, भाजक को स्मॉल b से और भागफल को स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं, शेषफल को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो हम कहें भाज्य बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यही मैंने लिखा है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। प्यारे बच्चों शेषफल का मान हमेशा या तो 0 होगा या तो भाजक से कम होगा, परंतु ना भाजक के बराबर होगा ना ही भाजक से बड़ा होगा। यदि ऐसा है तो यह भाग सही से नहीं दी गई है, भाग में त्रुटि है, गलती है, अर्थात शेषफल का मान या तो 0 होगा या तो भाजक से छोटा होगा, परंतु बड़ा नहीं होगा। प्यारे बच्चों इसी पे ही यूक्लिड ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। इस प्रमेयिका के अनुसार हम दिए गए संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। सबसे बड़ा इसका एप्लीकेशन वही है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मैसा ज्ञात करना, महत्तम समापवर्तक, जिसे अंग्रेजी में HCF के नाम से जानते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन या अनुप्रयोग वहीं पे है। इस नियम के द्वारा हम दिए गए संख्याओं का मैसा ज्ञात करेंगे। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इस प्रमेयिका के अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए दो पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार विद्यमान होगी कि a बराबर bq प्लस r। एक bq है क्या? यही bq है, भाजक और भागफल का देखिए गुणा और प्लस शेषफल, यही bq है। तो दोनों एक ही चीज है, अलग चीज नहीं है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल मैंने अंकों में प्रदर्शित किया है, तो a बराबर bq प्लस r है। अगर इसे शब्दों में प्रदर्शित करना है तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, जहां पे r का मान सदैव भाजक से छोटा होगा या 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए।
अब इस पे कुछ प्रश्न हैं जिसे हमें हल करना है। इसे आप नोट कर लीजिए। ये जो प्रमेयिका एक सत्य कथन है, जैसे अभी पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो आपको दिमाग में आ रहा होगा सर ये प्रमेयिका बोल रहे हैं, इसके बाद एल्गोरिथम बोल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो प्रमेयिका है यह एक सत्य कथन है जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। ये प्रमेयिका का उपयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए किया जाता है, इसे हम प्रमेयिका कहते हैं। और जो एल्गोरिथम होता है वह एक विधि होती है, वह एक विधि होती है कि हम दिए गए दो संख्याओं का मैसे ज्ञात करें। तो अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। तो एक प्रश्न हम लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 575 और 1288 का मैसे ज्ञात कीजिए। तो चलिए एक प्रश्न को हम हल करते हैं।